हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग। इस कविता को जॉन डॉन ने लिखा था फ्रेंड। आइए शुरुआत करते हैं इस कविता की, जिसका नाम है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग। वैलेडिक्शन का अनुवाद देखें तो इंग्लिश में कहते हैं फेयरवेल और हिंदी में कहें तो विदाई। तो ये जॉन डॉन जब अपनी पत्नी से विदा ले रहे थे, एक लंबे समय के लिए इनको यूरोप में रहना था, और चूंकि ये बहुत ज्यादा प्रेम करते थे दोनों एक दूसरे को, तो उस समय इन्होंने ये कविता लिखी थी फ्रेंड। 1611 में इस कविता को लिखा गया था। हालांकि ये प्रकाशित इनकी मृत्यु के बाद पोस्टुमसली हुई है। इस कविता में 36 लाइन्स हैं जो 9 क्वार्टर्स में डिवाइडेड। टाइमिंग स्कीम बहुत ही सरल है फ्रेंड, ए बी। और जॉन डॉन जिनकी हम बात कर रहे थे, जिन्होंने इस कविता को लिखा है, इनकी तस्वीर को आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। हमारे जो टॉपिक है अ वैलेडिक्शन, इसके कवि का नाम है जॉन डॉन। फ्रेंड, जॉन डॉन के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो इनका जन्म 22 जनवरी 1572 को हुआ था और 31 मार्च 1631 को इनकी मृत्यु हुई। ये एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट कहे जाते हैं। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड, ऐसे लोग, ऐसे कवि जो शरीर से परे, देखिए मेटा और फिजिकल को अलग करें। तो फिजिकल यानी बॉडी, और मेटा मतलब होता है बियॉन्ड, जो शरीर से परे, जो भौतिकवादी चीजों से परे, जो अलौकिक चीजों के बारे में लिखते हैं, जो शरीर से परे ऐसी कविताओं को लिखते हैं जिसमें आत्मा, परमात्मा, पारलौकिक चीजों की बात की जाती, ऐसे कवि को कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन को उनके सोनेट्स, लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, एलिजीज, सॉन्ग्स और सटायर सरमोन्स के लिए याद किया जाता है। इनके फेमस वर्क्स की बात करें फ्रेंड, तो डेथ बी नॉट प्राउड, वैलेडिक्शन ऑफ फॉरबिडन मॉर्निंग, द फ्लिया, द गुड मोरो, ये इनकी प्रमुख रचना है। आइए फ्रेंड, इस पोएम की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग। कविता की शुरुआत होती है फ्रेंड, एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, whilst some of their sad friends do say, the breath goes now and some say no। यहाँ पे कवि कह रहे हैं फ्रेंड, जो वर्चुअस लोग होते हैं, सदाचारी, चरित्रवान लोग, जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो बिल्कुल चुपचाप चले जाते हैं, और उनकी आत्मा इस तरह से चली जाती कि पता ही नहीं चलता है कि वो जिंदा है कि मर चुके हैं। और जब उनके कुछ दुखी दोस्त उनके बारे में ये कहते हैं कि अब उनकी सांसें थम गई, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, अभी वो जीवित है, यानी कि वो इतनी शांति से गुजर जाते जैसे पता ही नहीं चलता कि वो जीवित है, उनकी सांसें रुक गई हैं या नहीं रुकी। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस, नो टीयर फ्लड्स नोर साइड टेम्पेस्ट मूव, were profanation of our joys to tell the lady our love। यहाँ कवि कह रहे हैं फ्रेंड, उसी तरह से हम आओ पिघल जाएं, यानी कि बिखर जाएं, जुदा हो जाएं, और कोई भी शोर ना मचे, कोई आंसुओं की बाढ़ ना आए, ना कोई आहों का तूफान उठे, और हम अपनी पवित्र प्रेम के बारे में दूसरे लोगों को, दुनिया को ना पता चलने दें, ताकि उन्हें पता ना चल सके कि हम आपस में एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। हम चुपचाप दुनिया में एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलग हो रहे हैं, हमारे शरीर तो अलग हो रहे हैं लेकिन हमारी आत्मा एक है। तो हम बिना कोई शोर मचाए, बिना आंसुओं की बाढ़ लाए और बिना आहों का तूफान उठाए चुपचाप दूसरों से, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, मैन रेकन what it did and meant, but trepidation of the spheres, though greater far, is innocent. इन लाइनों में कवि कह रहे हैं फ्रेंड कि जब भूकंप आता है, देखिए मूविंग ऑफ द अर्थ है ना, इसका मतलब भूकंप। तो जब भूकंप आता है तो ये बहुत सारे नुकसान और डर को फैलाता है, और तब मनुष्य गिनने लगता है कि इसने क्या किया और इसका क्या अर्थ था, ये क्यों आया भूकंप। बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्फीयर्स, लेकिन ग्रहों का कंपन, यद्यपि ये बहुत विशाल होता है फिर भी ये निष्पाप होता है, यानी कि बिना किसी शोर के, बिना किसी आवाज के ये चुपचाप हो जाता है। डल सबलूनरी लवर्स लव, whose soul is sense, cannot admit absence, because it doth remove those things which elemented it. इन लाइनों में कवि कह रहे हैं फ्रेंड कि जो सांसारिक लोग हैं, देखिए सब लूनरी का मतलब है चंद्रमा के नीचे रहने वाले, यानी सांसारिक, पृथ्वी के वासी। सांसारिक लोगों का जो प्रेम होता है वो केवल सेंस यानी कि इंद्रियों से संबंधित होता है, यानी शरीर से जुड़ा होता है। और ऐसे लोग जब अलग हो जाते तो वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते कि जो प्रेम था, जिसका प्रेम का आधार वो केवल शरीर मानते। उन्हें लगता है कि शरीर जुदा हो जाएंगे तो प्रेम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब विरह आता है यानी अलग हो जाते हैं लोग, तो वो चीजें ही दूर हो जाती हैं जिनसे कि प्रेम की उत्पत्ति हुई थी, यानी शरीर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि शरीर जब अलग हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो वो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड that ourselves know not what it is, enter assured of the mind, careless eyes, lips and hands to miss. अब इन लाइनों में फ्रेंड कवि कह रहे हैं कि किंतु हमारा प्रेम इतना परिष्कृत, इतना शुद्ध है कि हम स्वयं भी इसके स्वरूप को पूरी तरह से नहीं जानते, और हमारे मस्तिष्क यानी हमारी आत्माएं एक दूसरे से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है कि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है कि जब हमारी आंखें, हमारे होंठ, हमारे हाथ एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, यानी कि हमारे शरीर जब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो उससे हमारे प्रेम में कोई अंतर नहीं आएगा। Our two souls therefore which are one, though I must go endure not yet a breach but an expansion, like gold to airy thinness beat. यहाँ पे कभी वही बात कह रहे हैं कि हमारे जो शरीर भले ही एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन हमारी जो दो आत्मा है वो दो नहीं है बल्कि एक ही। और यद्यपि अब मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा, मजबूरी है, फिर भी ये जो हमारा प्रेम है, हमारी जो आत्मा है, इस बात को सहन नहीं कर पाती। ये एक अलगाव, एक ब्रीच, एक अलगाव और एक एक्सपांशन यानी फैलाव, एक विस्तार का अनुभव करती है। ये उसी तरह से जैसे सोने को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो वो पतला होता जाता है और फैलता चला जाता है। इसी तरह से जब हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो हमारे प्रेम का ये विस्तार होगा, हमारे प्रेम का ये फैलाव होगा। हम एक दूसरे से शरीर से अलग हो जाएंगे, लेकिन हमारी आत्माएं जो है वो एक ही बनी रहेंगी, यानी हमारे प्रेम में कोई अंतर नहीं आएगा। इफ दे बी टू दे आर टू, सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, थाई सोल द फिक्स्ड फुट मेक्स नो सो, टू मूव बट डॉथ इफ द अदर डू। यदि हमारी आत्माओं को दो भी मान लिया जाए तो वो दो इस तरह से हैं जैसे कि इस कंपास के दो फुट होते हैं, जो दो देखने में तो अलग लगते हैं लेकिन ऊपर से वो एक ही है, यानी ऊपर से वो एक दूसरे से जुड़े हैं। यानी शरीर भले ही दो है लेकिन आत्मा एक ही है। और तुम्हारी आत्मा जो है वो एक फिक्स्ड फुट की तरह, एक पैर जहां टिका रहता है
वो तुम्हारी आत्मा है, जो कभी ये नहीं दर्शाती है कि वो हिल रही है, लेकिन वो हिलती है यदि दूसरा हिलता है। एक पैर जब भले ही इसका ऐसा लगता है कि ये एक पैर हिल नहीं रहा है और दूसरा पैर मूव कर रहा है, लेकिन जब दूसरा पैर मूव करता है तो ये पहला पैर भी जो है ये निश्चित रूप से हिलता है। तो हमारी आत्माएं एक ही है, ये हमारे शरीर भले ही दो, जैसे कंपास के दो फुट होते हैं उस तरह से। एंड दो इट इन द सेंटर सिट, yet when the other far doth roam, it leans and hearkens after it, and grows erect as that comes home। यहाँ पे कंपास के बारे में कवि कह रहे हैं कि यद्यपि एक सिरा जो है वो सेंटर में, केंद्र में स्थिर खड़ा रहता है, और जब दूसरा सिरा उसके आसपास घूमता है, तो जब कंपास का एक सिरा स्थिर खड़ा रहता है और उसके आसपास ये दूसरा सिरा घूमता है, तो ऐसा लगता है कि वो स्थिर खड़ा है, लेकिन जब दूसरा सिरा उसके आसपास घूमने लगता है तो ये थोड़ा सा झुकता है और उसकी तरफ आकर्षित होता है, और बाद में ये सीधा खड़ा हो जाता है। जब वो वापस लौट करके आ जाता है, एक सर्कल बना के दूसरा फुट जो है वापस आ जाता है, तो ये सीधा खड़ा हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड पोएट ये कह रहे हैं कि कंपास के जो दो सिरे रहते हैं, उनमें से एक सिरा तुम हो जो स्थिर एक जगह पे खड़ा हुआ है, और जब दूसरा सिरा जब घूमने लगता है, एक सर्कल बनाने लगता है, उससे दूर जाने लगता है, तो जो स्थिर सिरा जो बीच में खड़ा है वो उसकी तरफ झुकता है और उसे अपने पास लाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब सर्कल बना करके वो जो दूसरा सिरा वापस उसी जगह पे आ जाता है, यानी कि व्यक्ति जब कहीं भी जाता है बाहर, जैसे वो जाने वाला है यूरोप, और जब वो लौट करके वापस घर आ जाएगा, तो वो जो पहला वाला सिरा जो बीच में स्थिर खड़ा था वो भी सीधा खड़ा हो जाएगा। यानी कि तुम वो एक स्थिर सिरा हो, मेरे जीवन का वो जो स्थिर हिस्सा है, जिसकी वजह से मैं चाहे कहीं भी चले जाऊं, लौट करके तुम्हारे पास ही आऊंगा। सच विल्ट thou be to me, who must like the other foot obliquely run, thy firmness makes my circle just, and makes me end where I began। यहाँ पे कवि कह रहा है कि तुम मेरे लिए उस कंपास के उस स्थिर सिरे की तरह हो जो केंद्र में स्थिर रूप से खड़ा हुआ है, और तुम्हारे कारण ही मैं जब सर्कल बनाने लगता हूं तो मैं वो दूसरा सिरा हूं जो तिरछा होकर के दौड़ने लगता हूं। तो तुम्हारी ये फर्मनेस ही है जिसकी कारण मेरा ये जो सर्कल है, जिसके कारण मेरा जो ये सर्कल मैंने बनाने की शुरुआत की है, ये सटीक बन पाता है, क्योंकि तुम एक सिरे पर स्थिर मजबूती से खड़ी हुई हो, और ये तुम्हारी फर्मनेस है जिसकी वजह से ये जो मेरी यात्रा खत्म होएगी वो उसी जगह खत्म होगी जहां से मैंने शुरुआत की थी। यानी सर्कल वहीं पर जाकर पूर्ण होता है जहां से कि उसको बनाने की शुरुआत की गई। फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा बड़ी कविता नहीं है, कम शब्दों में बहुत सारी बातों को कहा गया है, और किस तरह से कवि ने अपने प्रेम का जो है वर्णन किया है, और किस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की है जब वो एक लंबी यात्रा पर एक लंबे समय के लिए यूरोप जा रहा है। तो ये पोएम यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी पोएम नहीं है। इसको मैंने कोशिश की एक एक लाइन, एक एक शब्द को आपको समझाने की। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।